नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे आपको टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज बच्चों हम लोग मिले हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन के सेकंड लास्ट लेक्चर के लिए, मतलब कि थर्ड लेक्चर। कंफ्यूजन हो गई। सेकंड लास्ट मतलब आज हमारा जो लेक्चर है उसके बाद जो लेक्चर आएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वैसे लेक्चर नंबर थर्ड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशंस और उसकी IUPAC वगैरह पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने हेलो एरीन्स की जो है वो प्रिपरेशन पढ़ी। और आज बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी काम करने वाले हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम कैसे करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके ऊपर बात करी जाए। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है कि, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जिनको पढ़ने के लिए हम लोगों को कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैं पूछूं कि मेरी टी शर्ट के बारे में कुछ बातें बोलो, तो आप कहोगे ये ब्लू कलर की है, इसमें यहाँ पे कुछ वाइट धारियां हैं, इसका गोल गला है, ये मुझे पेट से टाइट है, मतलब जो भी है, ठीक है। ये सब इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एसिड में डालने के बाद क्या होगा, ये बेस में डालने के बाद क्या होगा, इसको डिटर्जेंट में धो सकते हैं कि नहीं, मतलब कोई केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिनको कराने के लिए केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे केमिस्ट्री में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, पोलैरिटी, ये सब। और केमिकल प्रॉपर्टी में तो ऑब्वियसली बात है सबके अलग अलग है। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एसिड के साथ, बेस के साथ, फिर तो वहां तो फिर अंत ही नहीं है कोई, है ना भाई। तो आज हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होंगी, और अगर हमारा आज समय ने साथ दिया तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी है वो एक पूरा का पूरा लेक्चर मांगती है। मतलब आज का जो लेक्चर है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में 2 केमिकल प्रॉपर्टी होगा, और अगला लेक्चर नंबर 4 सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, विच इज सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता हो तो काफी बड़ी, पूरा एक लेक्चर उस रिएक्शन के ऊपर, उस केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर कारण भी हमारे पास होते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि एल्काइल, ऑब्वियस बात है, आई होप यू नो, एल्काइल हैलाइड्स का मतलब हेलो एल्केन होता है। तो एल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, मतलब जनरली दे आर कलरलेस। अगर ये प्योर फॉर्म में है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं, इनमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं हुई है, तो दे आर कलरलेस जनरली। बट अगर हम ब्रोमाइड्स की बात करें, यानी कि जिसमें हमारे आर के साथ क्या लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, या फिर हम आयोडाइड्स की बात करें, अगर आपने इनको थोड़ा बहुत लाइट में रख दिया तो ये रेडिकल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से एक्साइटेशन की वजह से ये कलर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में कोई रेडिकल फॉर्मेशन नहीं है तो ये कलरलेस रहेंगे। मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वॉलेटाइल है, आई होप आपको पता हो, वॉलेटाइल मतलब जो इजीली लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। जो इजीली कन्वर्ट हो जाए, इजीली कन्वर्ट हो जाए लिक्विड से वेपर्स में, उन्हें क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। अब यार देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि स्मेल के लिए हमें वेपर सूंघने होते हैं। फॉर स्मेल ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या होने चाहिए, वेपर्स होने चाहिए, है ना भाई। अब अगर वेपर्स नहीं तो स्मेल नहीं आएगी। अब लकड़ी की कोई स्मेल नहीं होती, आपको पता है, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो उसके अंदर से वेपर्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लकड़ी में आपको पता होगा मॉइस्चर होता है, वो उड़ता है, जिसकी वजह से एक स्मेल आने लग जाती है। यू नो, अगरबत्ती को जलाओ तो उसके पार्टिकल्स निकलते हैं, फिर वो उसकी स्मेल आती है। डिओड्रेंट लिक्विड फॉर्म में होगा तो स्मेल नहीं आएगी। जब वो इवेपोरेट होता है, वॉलेटाइल होता है, उसके पार्टिकल्स हमारी नाक तक पहुंचते हैं, तब उसकी स्मेल आती है। बिल्कुल ऐसे इनमें से कुछ वॉलेटाइल है ही नहीं। अब जो वॉलेटाइल ही नहीं है उनकी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन जो वॉलेटाइल है उनमें से ज्यादातर की स्मेल जो है वो स्वीट है। अब आप कहोगे स्वीट स्मेल क्या होता है, अब आप पूछोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वीट स्मेल। यार देखो यार, स्मेल के साथ ना ये प्रॉब्लम है, ये आपको बताएं कैसे हम। अब मैं आपको बोलूं ब्राउन कलर, अब मैं आपको बोलूं ये कलर वो कलर, अब मैं आपको बोलूं डार्क ब्लैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको स्मेल के बारे में कैसे बताऊं, और वो भी स्वीट। ऐसे पंजेंट स्मेल होती है, वो नाक में चुभती है, ठीक है, समझा सकते हैं। रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे से स्मेल, ठीक है। लेकिन स्वीट स्मेल का मतलब क्या होता है, ये बहुत मीठी स्मेल होती है। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो मर्दों के डिओड्रेंट और परफ्यूम्स में से आती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ऐसे नाक भिन भिना जाए एकदम, है ना। ऐसे लड़का ऐसे 4-5 डीओ के ऐसे ऐसे स्प्रे मार ले
तो भाई साहब सामने वाले की नाक भिन भिन आ जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल। लेकिन एक होती है प्यारी स्वीट स्मेल, है ना, ऐसे मतलब आप समझ रहे हो ना यार, मतलब महका देने वाली, मतलब यार मतलब आप समझ जाओ, आप मेट्रो में हो, आप अगेन ऐसी कोई मेरी यादें नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है ना, आप मेट्रो में हो, अब मेट्रो में आपको एक ऐसी प्यारी सी स्वीट सी स्मेल आ गई, है ना। जनरली लड़कियों के डिओड्रेंट से, परफ्यूम से आती है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे पता आप इसी का इंतजार कर रहे थे। जनरली लड़कियों के परफ्यूम्स और डिओड्रेंट में जो स्मेल आती है ना, मीठी मीठी, लड़कियों से नहीं आती, लड़कियों के परफ्यूम्स में से आती है। मेरी बात को पूरा सुनो ध्यान से, लड़कियों से नहीं कह रहा हूं मैं, लड़कियों के परफ्यूम से, उनके डिओड्रेंट से जो मीठी मीठी खुशबू आती है उसको स्वीट स्मेल कहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैस्कुलिन माने मर्दानी स्मेल और स्वीट स्मेल, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। एक्चुअली यार मेरे को फ़ोन उल्टा कर रखना पड़ेगा, बार बार नोटिफिकेशन आती है, साइलेंट पे ही कर देता मैंने, मतलब साइलेंट पे तो रहता ही है, उल्टा भी कर दिया। लेकिन स्वीट स्मेल का मतलब समझ रहे हो आप, तो इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब वो स्वीट के भी अलग अलग प्रकार हैं, वो स्वीट के भी अलग अलग प्रकार है, स्वीट 1, स्वीट 2, स्वीट 3, स्वीट 4। अब मैं वो कैसे बताऊँ, आपको सूंघना पड़ेगा। कहने का था मध्यम मध्यम खुशबू, प्यारी प्यारी मीठी मीठी खुशबू, डन। इसके बाद बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ पे हमारे पास डिविजन्स हैं, 3 डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, कि अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए लेकिन हेलोजन सेम रखा, मान लो CH3X कोई एक हेलोजन है, CH3 CH2X और CH3 CH2 CH2X। अब इन 3 केस में अगर आप देखें तो हेलोजन हमने सेम रखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो उसमें ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन है हमारे पास, तो 3 कार्बन के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। कारण क्या है आओ समझें। पहली बात तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग प्रकार का होता है, डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपने नाम सुने हुए हो। अब इस वाले केस में यानी कि हेलो एल्केन्स के केस में हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, वैन डर वाल। यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ। इनके केस में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे कहीं पे चाहे पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि इन हेलो एल्केन्स वी हैव वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। हेलो एल्केन्स में हमारे पास कौन सी अट्रैक्शंस होती हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शायद आपको पता हो कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज और मास के बढ़ने पे, है ना। यानी साइज और मास बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। हमने 11th क्लास केमिकल बॉन्ड स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। अब अगर साइज और मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी। तो इन तीनों में ऑब्वियसली बात है, इसका जो साइज और मास है वो सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, और सबसे कम साइज और मास इसका है, तो ऑब्वियस है। तो जितना साइज और मास बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो साइज और मास ज्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां तो हमने एक सिचुएशन रखी कि हेलोजन को हमने सेम रखा लेकिन कार्बन को हमने अलग किया। अब हम अगर उल्टा करें कि हेलोजन को अलग करें और कार्बन को सेम करें तो ऑब्वियसली बात है आयोडीन के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगेन हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा साइज और मास होता है। तो अगर हम बात करें RI, RBr, RCl और RF, तो इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, RI का हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, क्योंकि आप एक बारे में कोई एक चीज चेंज करोगे। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, हेलोजन सेम है, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगेन RI, RBr, RCl और RF में जिसके नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो गए। अब हेलोजन की बात करेंगे, जो जिसमें आयोडीन होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगेन रीजन इज क्योंकि आयोडीन का साइज और मास सबसे बड़ा है। दोनों को एक साथ नहीं चेंज कर सकते, फिर पैरामीटर्स नापने होंगे विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात,
अब अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है और नंबर ऑफ हेलोजन्स भी जो टाइप ऑफ हेलोजन है वो भी सेम है, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे तीसरी सिचुएशन आ जाएगी और वो है हमारे पास ब्रांचिंग। वो हमारे पास क्या है बच्चों? ब्रांचिंग। अब इसका क्या मतलब आप समझते हैं। मान लो हमारे पास एक आइसोमर है, यानी एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C5H11Br, यानी कि ब्रोमोपेंटेन। ठीक है जी। अब इसका एक आइसोमर कौन सा बन सकता है? CH3, CH2, वह तो बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा आसान कर देते हैं इसको, 4 वाले ले लेते हैं ना, समझने का मतलब है C4H9Br ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए, यहाँ Br लगा दिए, एक तो कंपाउंड ये हो गया। ठीक है जी। सेकेंड CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे लगा दिया Br। और तीसरा कंपाउंड हो गया CH3, इधर लगा दिया CH3, CH3 और इधर लगा दिया हमने क्या? Br। और इधर लगा दिया एक 4 कार्बन होगा ना, CH3। हाँ ये। अब इस केस में आप अगर देखें तो तीनों के तीनों का फॉर्मूला C4H9Br है। तीनों के तीनों में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो सेम है। तीनों के तीनों में जो हेलोजन का टाइप है वो भी सेम है। तो पहली बात तो आप ऐसा कह सकते हो कि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन्स तो सेम ही है और यहाँ पे हेलोजन भी सेम है। तो पहला और दूसरा जो कैरेक्टर हमने पढ़ा था वो तो यहाँ लागू होता नहीं है। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर लागू होगा? तीसरा, और वो है बच्चों ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, जिसकी वजह से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहती है। जैसे कि अगर कोई लीनियर कंपाउंड है, मान लो कोई लीनियर कंपाउंड है ऐसा, तो उसका एक मॉलिक्यूल ऐसा है, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, चौथा ऐसा होगा, तो वो साथ साथ बैठ पाएंगे। लेकिन जैसे कि ये लीनियर है। लेकिन अगर एक ब्रांच्ड है, जैसे कि ये ब्रांच्ड है, तो इसकी यहाँ पे ब्रांचिंग निकली होगी, फिर अगला वाला, इसकी यहाँ पे ब्रांचिंग निकली होगी, फिर अगला वाला, इसकी यहाँ ब्रांचिंग निकली होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको दूर करना आसान होगा, बिकॉज वो पहले से ही दूर है। समझ रहे हो? तो ये कारण है कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में अगर हम फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो फर्स्ट वाले का होगा और सबसे कम जो है वो थर्ड वाले का होगा, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 बातें करी। पहली बात क्या करी बताओ? पहली बात करी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़े लेकिन हेलोजन सेम रहे तो जिसका सबसे ज़्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन है उसमें होगा। सेकेंड हमने बात की कि नहीं यार, कार्बन जो है वो अब हम क्या रखेंगे सेम, लेकिन हेलोजन जो है वो क्या करेंगे चेंज। तो जिसमें आयोडीन लगा होगा या जिसमें सबसे बड़ा साइज का हेलोजन लगा होगा उसमें साइज और मास बढ़ने की वजह से अगेन वंडर वाल फोर्स बढ़ जाएंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है और हेलोजन भी सेम है फिर यहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखनी है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 12th क्लास में एक बारी में एक पैरामीटर ही चेंज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बारी में एक से ज़्यादा पैरामीटर, यानी आप लेंथ भी चेंज कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स भी चेंज कर रहे हो और हेलोजन भी चेंज कर रहे हो और ब्रांचिंग भी। नहीं 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 नहीं, फिर आपको सबके पैरामीटर्स नापने होंगे, फिर आपको नापना होगा कि कौन कितना है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, चलिए डन है। आगे बात करें। इसके बाद डेंसिटी की बात कर ले, ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। जो ब्रोमो है, जो आइडो है या फिर पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स हैं, यानी कोई भी हेलो एल्केन है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर, ये पानी से भारी होते हैं और डेंसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी अगर नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स बढ़ेंगे, हेलोजन का साइज जैसे वही आयोडीन वाला बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डेंसिटी लगाऊं तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि CH3 अगेन वही Br, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br में सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी हो जाएगी। ये पहला केस मैंने लगाया।
दूसरा केस नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मान लो CH3 CH3 CH3, लेकिन एक के साथ लगा हुआ है आयोडीन, एक के साथ लगा हुआ है ब्रोमीन और एक के साथ लगा हुआ है क्लोरीन। तो आयोडीन वाले केस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगेन रीज़न इज वही साइज और मास बढ़ना, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलिए अगला आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब अगर आप यहाँ से ना पढ़ो तो आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या हेलो एल्केन पानी में सॉल्युबल होते हैं? आवाज़ आ रही ना मेरी? यस। क्या हेलो एल्केन पानी में सॉल्युबल होते हैं? तो आंसर है हेलो एल्केन पानी में सॉल्युबल ना के बराबर होते हैं। देखो, पानी में सॉल्युबल होने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी, आपके पास या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ताकत होनी चाहिए, इनके पास वो नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा पोलर होने चाहिए, ये पोलर भी नहीं है। या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग मतलब वही पोलर हो गया, डायपोल हो गया। या फिर आप आयनाइज हो जाओ, ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं है या ये आयनाइज होते भी नहीं है। तो देखा जाए तो इनके पास तीनों ही प्रॉपर्टीज नहीं है। अब आप कहोगे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तो पोलर होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3Br। अब CH3Br में बच्चा कहता है कि कार्बन इज पॉजिटिव एंड Br इज नेगेटिव। तो इसके पास तो डायपोल है, 11th क्लास शायद याद आ रहा हो, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके पास तो डायपोल है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से बैठे होते हैं। पहली बात, इसका डायपोल मूवमेंट तो इसके डायपोल मूवमेंट को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है, और इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो इसको पार्शियली कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से इनका जो डायपोल मूवमेंट होता है, यानी जो इनकी पोलैरिटी होती है, यानी कि जो इनको पोलर पावर होती है, इतनी ज़्यादा कम होती है कि यानी कि ना के बराबर पोलर होते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ना के बराबर पोलर होते हैं। दे आर स्लाइटली पोलर, और उसी कारण से ये पानी में या तो घुलते ही नहीं है, और अगर घुलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कम घुलते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक आपने मिट्टी पानी में घोली, 90% 99% मिट्टी पानी में बैठ गई, कुछ पार्टिकल जो इसके अंदर के थे वो सॉल्युबल से हो गए, पानी को गंदा कर दिया, दैट्स इट। ऐसे ना के बराबर यहाँ पे चीज़ें घुलती हैं, बिकॉज हाँ, हीट करोगे, ज़बरदस्ती गर्म करोगे तो घुल जाएंगे। हम यहाँ भी देखो यार, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, गर्म करना पड़ता है, इसकी वजह से इनके बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर ये आयनाइज होते हैं, वो अलग बात है, और वो यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है, हाँ लिखा भी हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से इन्हें पानी में डाल दिया जाए और घोल दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, तो दे आर नियरली इनसॉल्युबल। ठीक है जी। तो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन ऑर्डर फॉर अ हेलो एल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इनकी जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ दिया जाए और पानी में ये घुल जाएं। ठीक है जी। एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए डायपोल अट्रैक्शन चाहिए था, जो कि इनके पास है नहीं। तो फिर आपको हीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वाटर के बीच में जगह बच जाए और ये उसके अंदर एंटर कर जाए, अदरवाइज दे आर इनसॉल्युबल, नियरली इनसॉल्युबल। ठीक है जी। तो बच्चों, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये कलरलेस हैं, इनके पास स्वीट स्मेल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हेलो एल्केन्स हैं, अगर हम उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 3 ऑर्डर हमने उनके पढ़े, जो कि अभी हमने बात की। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कि डेंसिटी, साइज और मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ेगी। और फिर हमने बात की सॉल्युबिलिटी, दे आर नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग आते हैं। अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुल मिला के 3 हैं। 3 प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ रही है, जो हम नहीं पढ़ेंगे आज, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, इसका क्या मतलब होता है ये तो मैं आपको तभी समझाऊंगा जब पढ़ाएंगे। बट आप सब्स्टिट्यूशन वर्ड को अगर पकड़ें तो इसका मतलब होगा एक को हटाना और एक को लगाना। ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक को हटा के दूसरे को लगा देना, इसको ही तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर आएगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होगा सिर्फ कुछ निकाल रहे हैं, है ना। आई होप आपको पता हो, ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास कुल मिला के कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली मान लो एलिमिनेशन ही, इसमें हम कुछ निकालते हैं, कुछ भी डालते नहीं है कंपाउंड में, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, है ना। एक सेकेंड। पहली आती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम कुछ निकालें, मतलब कुछ डालेंगे नहीं, कंपाउंड में से सिर्फ कुछ निकलेगा। फिर आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम
सिर्फ एक चीज को हटाते हैं और दूसरे को लगा देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना एक, बेसिकली एक को हटाया दूसरे को लगा दिया। तीसरे में आएगा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐड करेंगे, कुछ वहां से निकालेंगे नहीं, सिर्फ ऐड होगा। और चौथा होता है रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को इधर उधर कर दोगे, ठीक है ना, कुछ भी ना तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेसिकली देखा जाए, ना ही एलिमिनेट हो रहा है, ना ही ऐड हो रहा है, बस चीज़ें इधर उधर खिसक रही हैं, उसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ऑर्गेनिक में ये 4 प्रकार की रिएक्शन होती है, जिसमें से हमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये तो इस चैप्टर में ही पढ़ देनी है 2, है ना, और जो रिएक्शन विद मेटल है वो इन दोनों का मिक्सचर रहेंगे, मतलब चारों ही पढ़नी है। लेकिन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पूरा एक लेक्चर देंगे, लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल में भी आपको 2 लोगों के साथ रिएक्शन करवानी है। एक है विद मैग्नीशियम मेटल, जिसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शायद नाम सुना हो शायद नहीं, इसमें हम लोग प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक आएगा हमारे पास विद सोडियम, जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहेंगे। ये हम लोग 11th में पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से पढ़नी है। तो ये 2 रिएक्शन होंगी हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, यानी हम हेलो एल्केन्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे और 2 मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे। पहला मेटल कौन सा होगा हमारे पास, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और दूसरा होगा विद सोडियम, जिस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम यहाँ पे एल्केन फॉर्म करेंगे। अगर आपको वुड्स रिएक्शन याद है तो शायद याद हो कि इस रिएक्शन में हम एल्केन जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिएक्शन विद ऑर्गेनोक्लोराइड्स, मतलब ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बना रहे हैं। तो एक बहुत महान साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिन्होंने 1900 में मैग्नीशियम के साथ हेलो एल्केन्स को रिएक्ट करवाया और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स बनाए, यानी ऐसे कंपाउंड्स बनाए जिसमें मेटल था और वो ऑर्गेनिक थे। मतलब ऐसा नहीं है पहले कंपाउंड थे, लेकिन इन्होंने मैग्नीशियम के ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड बनाए विद हेलो एल्केन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बनाया इन्होंने, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे, बिकॉज विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो आप समझोगे जब आप आगे के लेक्चर्स ऑर्गेनिक के लोगे। इस चैप्टर में नहीं, आपको लगेगा बस इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर चला गया। हाँ, कन्वर्जन्स में बहुत काम आएगा, लेकिन मेरे शब्द आप याद रखिएगा। सेकेंड चैप्टर जो ऑर्गेनिक का हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और इवन फोर्थ जब हम पढ़ेंगे एमीन्स, तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि हर चैप्टर में 2 से लेकर 3 बार कम से कम ये इस्तेमाल होगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन इसे बनाते कैसे हैं। अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं तो R के साथ आपने X ले रखा है और आपको उसके अंदर Mg डाल देना। R के साथ आपने X ले रखा है और आपको उसके अंदर Mg डाल देना है। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशंस प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए, एनहाइड्रस होनी चाहिए, आसपास ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है वो खराब हो जाएगा। तो Mg इसके बीच में जाके छलांग मार देगा, R Mg के साथ X लग जाएगा। यानी मैग्नीशियम जो कि 2 बॉन्ड बनाता है वो एक बॉन्ड बना लेगा हमारे एल्काइल के साथ और एक बॉन्ड बना लेगा वो हमारे हेलोजन के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग ले, जैसे CH3 के साथ मान लो Cl लगा हुआ है और आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, Mg, तो Mg छलांग मार के बीच में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 MgCl। ठीक है जी, बहुत आसान है यार, CH3 MgCl। आओ एक और कंपाउंड देख लें, CH3 CH2 Br के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं कंपाउंड्स और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया तो CH3 CH2 MgBr बन जाएगा। अब अगेन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन हम बेंजीन के साथ या अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। ये हमारे पास Cl लगा हुआ है, इसके अंदर डाल दिए Mg, तो बेंजीन के ऊपर MgCl बन जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड्स हम लोग बना रहे हैं, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये जो है,
इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, सब जो बन रहे हैं क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इसको एक स्पेशल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस दिखेगी आपको। ऑर्गेनिक के अंदर आपको खुद दिखेगा यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम आ रहा है ऑर्गेनिक में खासकर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड रिएक्शन आप कह सकते हैं, यानी कि रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अब रिएक्शन विद सोडियम मेटल जो है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, एक्चुअली इस रिएक्शन का एक और नाम भी है और वह वुड्स रिएक्शन, यानी कि ये नेम रिएक्शन है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, तो वुड्स रिएक्शन में हमारे पास R के साथ X होता है, एक्चुअली इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस 2 मोल्स होते हैं और हमने इसके अंदर 2 मोल सोडियम डाला होता है। ध्यान रहे यहाँ पे डाला होता है हमने साथ में ड्राई ईथर, हमने इसके अंदर डाला होता है ड्राई ईथर। अब ईथर तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक रिएजेंट का काम कर रहा है, लेकिन ड्राई क्यों है ये? अगर यहाँ पे पानी होगा तो आप सब जानते हैं सोडियम जो कि एक बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर हमने यहाँ पे सोडियम को मॉइस्चर्ड ईथर में या वेट ईथर में या मान लो ऐसे ईथर में डाल दिया जहाँ पे आसपास पानी है, तो सोडियम विल रिएक्ट और फिर रिएक्शन नहीं होगी जो हम करवाना चाह रहे हैं। क्या रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं? ये जो 2 सोडियम है ये दोनों X को लेके निकल जाएंगे और ये क्या बना देंगे हमारे लिए 2NaX। अब ये जो R है, एक R दूसरे R के सामने अकेला रह जाएगा, एक R दूसरे R के सामने अकेला रह जाएगा और अगर एक R दूसरे R के सामने अकेला रह गया तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या फॉर्म कर देंगे, एल्केन। क्या फॉर्म कर देंगे, एल्केन। जैसे कि आप समझें CH3 के साथ आपने ले लिया Br और आपने इसके 2 मोल्स ले लिए, आपने इसके अंदर डाल दिया सोडियम और अगेन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दिया, ड्राई ईथर। अब CH3Br के अंदर जब सोडियम डाला गया तो सोडियम Br को लेके निकल गया और क्या बना दिया इसने, 2NaBr और CH3 जो है वो CH3 के साथ जुड़ गया, यानी इसको हम कपलिंग कह देते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डबल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप यही कंपाउंड ले रहे हो सिर्फ, आप ब्रांच ले लो, आप कैसा भी ले लो, ये कपल अप ही होगा। जैसे यहाँ पे आपने Cl ले लिया, इसके 2 ले लिए, यहाँ पे 2Na ले लिया और अगेन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या ले लिया, ड्राई ईथर। अब ये क्या करेगा, तो CH3 फॉर्म करेगा और ये कपल अप हो जाएगा, यानी कि CH3 और CH3, यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा इस पूरे के साथ उल्टा होके लग जाएगा एज यू नो, और सोडियम जो है वो 2 Cl को लेके निकल जाएगा और क्या बना देगा, 2NaCl। चलिए अब आपसे एक सवाल जो कि अगेन काफ़ी बार 11th में भी आया था, बिकॉज ये रिएक्शन 11th में भी थी, कि क्या हम इस प्रोसेस से, इस रिएक्शन से, दिमाग वाला सवाल है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के चेन बना सकते हैं? मतलब क्या, जैसे यहाँ पे हमने 2 कार्बन बनाया, यहाँ पे भी 3 और 3 6 बनाया, क्या ऐसे ऑड नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, हम इससे ऑड नंबर ऑफ एल्केन की चेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ चेन में बनाने के लिए आपको एक एल्केन, एक हेलो एल्केन अलग लेना होगा और एक अलग, जिसमें वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। वुड्स रिएक्शन हमेशा सेम हेलो एल्केन के साथ होती है। अब अगर सेम हेलो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं तो चाहे ऑड नंबर ऑफ कार्बन ले लो चाहे इवन ले लो, उसका जो डबल होगा वो हमेशा इवन ही होगा। आप 1 कार्बन लोगे तो वो 2 हो जाएगा, आप 4 लोगे तो वो 8 हो जाएगा, आप 7 लोगे तो वो 14 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियस बात है, तो वो इवन आती है। तो हम इससे ऑड नंबर ऑफ कार्बन की चेन बना ही नहीं सकते चाह के भी, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कंडीशंस ड्राई होनी चाहिए, ये नहीं भूलेगा आप, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक आध रिएक्शन और कर लें, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2Br, अब आप कुछ भी ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप उसके अंदर सोडियम डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, सोडियम जो है Br को लेके निकलेगा ही निकलेगा। तो 2NaBr तो बना ही दिया इन्होंने और ये कपल अप हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, इस पूरे के साथ ये पूरा दोबारा लग जाएगा, है ना। ये हटा दें यहाँ से।
क्या होगा, ये पूरा लग गया तो CH2 CH CH3 CH2 CH2 और CH3 और यहाँ से 2NaBr का लॉस हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स आप लेते हैं हेलो एल्केन में वो डबल हो जाएंगे। अब वो चाहे लीनियर हो चाहे वो ब्रांच्ड हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इसके बाद आती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया, पहली बात तो दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया कि हम सिर्फ कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ डालते नहीं है, सिर्फ निकालते हैं। और इस एलिमिनेशन को हम दो नाम से बुलाते हैं। एक तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको हम बीटा, ओहो क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, इसको हम लोग क्या भी कहते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। इसके दो नाम है, एक इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन मतलब, और एक है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब पहले समझते हैं इसका नाम बीटा एलिमिनेशन क्यों है। आई होप आपको पता हो, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन से तो हैलोजन जाएगा ही जाएगा, अभी दिखाएंगे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा। तो यहाँ से अल्फा कार्बन से तो एलिमिनेशन हो ही रहा है, साथ साथ बीटा कार्बन से भी एलिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें से हाइड्रोजन का भी हम लॉस करवाने वाले हैं और हेलोजन का भी लॉस करवाने वाले हैं। हाइड्रोजन भी लॉस होगा, हेलोजन भी लॉस होगा, इसलिए इसका नाम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का भी लॉस होने वाला है और हेलोजन का भी लॉस होने वाला है। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इसका नाम हो जाता है। ठीक है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। CH3 CH2 के साथ लगा हुआ है Br। ठीक है। अब अगर आप जानते हो तो ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा, मैं हर बार नहीं लिखूंगा लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अब यहाँ पे आप इसके अंदर डालेंगे KOH, लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये KOH जो है वो एल्कोहलिक होगा। दो प्रकार के KOH और NaOH यानी बेस होते हैं, एक एक्वास जिनको हम पानी में घोल के रखते हैं और एक एल्कोहलिक जिनको हम अल्कोहल में घोल के रखते हैं। तो यहाँ पे हमें KOH एल्कोहलिक लेना है, एक्वास नहीं। एक्वास लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्वास नहीं लेना है, एल्कोहलिक KOH लेना है। अब अगर हमने एल्कोहलिक KOH लिया तो क्या होगा, यहाँ से यानी अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से H का लॉस होगा। पहले इसको लॉस करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा CH3, इससे तो कुछ गया ही नहीं, यहाँ से एक H चला गया और यहाँ से Br चला गया, इनका एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन बना देंगे। यहाँ से Br, यहाँ से H, इनके भी डबल बॉन्ड। अब लॉस किसका होगा, सब बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया तो HBr का लॉस हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया तो HBr का लॉस एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि HBr एक एसिड होता है, KOH एक बेस होता है, तो वो सॉल्ट और वाटर यानी कि एक्चुअली KBr का लॉस होगा और H2 यानी कि यहाँ से OH H को लेके गया मान लो, और K जो है Br को, तो KBr और H2। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि ये रिएक्शन 11th क्लास में भी आई थी अगर आपको याद हो, तो बहुत सारे बच्चों को लगता था वहाँ पे भी कि यहाँ पे H और यहाँ से Br HBr का लॉस होगा, बट ऐसा होता नहीं है, या कह लो ऐसा होता है, लेकिन HBr KOH के साथ फर्दर रिएक्ट होके KBr और H2 फॉर्म कर लेता है। चलो आप एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 के साथ Cl लगा हुआ, आपने इसके अंदर डाल दिया KOH एल्कोहलिक, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यहाँ से Cl, यहाँ से H, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। बोलो। और यहाँ से K और यहाँ से Cl, किसका लॉस हो जाएगा, KCl, और साथ में लॉस हो जाएगा किसका, H2 का सॉरी तो एक तरफ से KCl और एक तरफ से H2। लेकिन यहाँ पे आपको ये रिएक्शन तो बड़ी आसान लगी होगी, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, लेकिन मज़ा कब आएगा सोचो, जब इन रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा अल्फा, एक से ज़्यादा बीटा
हाइड्रोजन या बीटा कार्बन होंगे। जैसे कि पहली बात तो इस रूल को हम लोग सेट-ज़ेफ, एक बार स्पेलिंग देख लेना यार, सेट-ज़ेफ रूल बोलते हैं। अब सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं फिर इस रूल को भी लिख लेंगे। तो सेट-ज़ेफ रूल के हिसाब से अगर जैसे कि CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl। अब इस केस में हमारे पास ये तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये भी तो बीटा है क्योंकि अल्फा के साथ वाला बीटा होता है। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है। अगर हाइड्रोजन गया यहाँ से तो CH3, CH2, C, यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से H, यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से H, तो CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अगेन KC वो सब तो लॉस होगा यार, वो सब मैं अब आप समझ ही गए। लेकिन अगर Cl गया यहाँ से और H गया यहाँ से, अगेन एल्कोहलिक KOH डालने पे Cl गया यहाँ से, H गया यहाँ से, तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 का लॉस होगा। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स ये फॉर्म कर देगा। अब सवाल ये उठता है, अगर ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा तो कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है और कोई एक प्रोडक्ट कम, और इसी से हमारे पास आता है सेट-ज़ेफ रूल कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन, प्रोडक्ट विद मोर नंबर ऑफ, विद, ये 11th क्लास का रूल है, याद होगा, मोर नंबर ऑफ alkyl groups will be formed in major amount। यानी कि अगर हम लोग बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं और बीटा एलिमिनेशन के दौरान हमें एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स मिलते हैं, बीटा एलिमिनेशन के दौरान अगर हमें एक से ज़्यादा एल्कीन मिलते हैं या एक से ज़्यादा बीटा कार्बन होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो उस केस में कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, जिसके पास एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होंगे। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप एग्जाम में मार्क नहीं करके आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए। तो ये हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है ना। लेकिन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, और ये हमारे पास मिथाइल है। वहाँ पे इथाइल है लेकिन है तो एक ही ना एल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये वाला मेजर अमाउंट में बनेगा और ये वाला जो है वो माइनर अमाउंट में बनेगा, यानी ये कम बनेगा, है ना। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जिसके पास कम होंगे वो कम। एक और एग्जांपल अगर ले लें, CH3, CH2, CH3, यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया CH3। अब यहाँ से अगर Br गया KOH एल्कोहलिक, यहाँ से Br और यहाँ से अगर H गया तो CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला और यहाँ से Br गया और यहाँ से H गया, अच्छा यहाँ से Br, यहाँ से H जाना, यहाँ से Br, यहाँ से H जाना, बात एक ही है, इट्स ऑल सेम थिंग। तो यहाँ से Br गया और यहाँ से H गया तो CH3, CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अब इनमें से कौन सा मेजर कौन सा माइनर, जल्दी जल्दी बता दो, इनमें से कौन मेजर और कौन माइनर, खटाक से बताओ। ये डबल बॉन्ड है, इसके पास एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप और तीन एल्काइल ग्रुप। वहाँ पे आ जाएं तो इसके पास ये एक एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड और ये दो, तो अब इसके पास सिर्फ दो एल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन इसके पास तीन हैं, यस। तो ये जो बनेगा वो मेजर अमाउंट में बनेगा यानी ज़्यादा बनेगा, और ये जो बनेगा वो माइनर अमाउंट में बनेगा यानी कम बनेगा। तो अगेन आई रिपीट, अगर एक रिएक्शन में एलिमिनेशन के दौरान एक से ज़्यादा एल्कीन पॉसिबल हैं तो वो वाला एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, ऐसा सेट-ज़ेफ रूल जी का कहना था, ठीक है जी। तो हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। पहली हमने पढ़ ली रिएक्शन विद मेटल, जिसमें मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। उसके बाद हमने सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन कराई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेम रिएक्शन भी है।
और उसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन कराई जिसको हमने बीटा एलिमिनेशन, अच्छा हमने इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बुरा समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ से हेलोजन भी जा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन भी जा रहा है, तो नाम पड़ गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और अब वैसी बात है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ही पढ़ी। अब हमारा जो अगली क्लास का यानी कि जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करने वाले हैं हम, तो सबसे पहली बात तो आपको याद हो हमने बात की कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज 3 हैं, जिसमें से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ी है, और ऐसी वैसी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है हमें उसमें लगेगा हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे जस्ट अपना हेलोएरीन के कुछ केमिकल अच्छा यार हमें एक लेक्चर और देना पड़ेगा, सॉरी है ना, हमें 5 लेक्चर तो देने पड़ेंगे इसके, सॉरी 4 लेक्चर में काम नहीं होगा, बिकॉज एक अभी हेलोएरीन में भी हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, तो 5 लेक्चर लगेंगे, सॉरी इसके 4 नहीं। तो आज वाला लेक्चर में हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अगली क्लास में हमें सब पूरा एक लेक्चर तो सब्स्टिट्यूशन में ही जाएगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। फिर अगला लेक्चर हमारे पास हेलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएगा। तो 5 लेक्चर हैं और ठीक है 5 लेक्चर पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ऑर्गेनिक का। उसके बाद वापस से हम लोग फिजिकल पे आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैंने कहा। और फिर हम वापस से ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे, बिकॉज जो 12th क्लास का सिलेबस होता है वो हमेशा ऐसे ही चलता है, कुछ बच्चों के स्कूल में ऑर्गेनिक चल रहा होता है, कुछ बच्चों के स्कूल में फिजिकल चल रही होती है, तो दोनों को खुश करना होता है, तो एक एक चैप्टर सबका हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए डन है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।